अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो बायोएनर्जेटिक्स यूनिट नंबर 2 पीएमसी एनएमडी कैट सिलेबस 2021 और आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम्स बुनियादी तौर पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन होते हैं। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास स्टैक्स मौजूद होते हैं, बंडल्स मौजूद होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के इन बंडल को हम लोग ग्रेना का नाम देते हैं। तो सिंगल होगा तो ग्रेनम और ज्यादा होंगे तो ग्रेना। अगर आप एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस को फोकस करते हैं तो उसके ऊपर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ग्रुप्स की शक्ल में नजर आते हैं, क्लस्टर्स की शक्ल में नजर आते हैं, और इसी क्लस्टर को हम लोग फोटो सिस्टम का नाम देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर्स या ग्रुप्स में होने की वजह क्या होती है। तो इसकी वजह यह है कि आपको ये डायग्राम के अंदर सोलर प्लेट्स नजर आ रही हैं। अक्सर आपको जो है वो बिल्डिंग्स की रूफ टॉप्स के ऊपर, छतों के ऊपर ये सोलर प्लेट्स लगी हुई नजर आती हैं। तो एक या दो प्लेट्स भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा सारी प्लेट्स लगाने का मकसद ये होता है कि जितनी ज्यादा प्लेट्स होंगी उतना ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर होगा, उतने ज्यादा एरिया पर सनलाइट फॉल करेगी। जितने ज्यादा एरिया पर सनलाइट फॉल करेगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो लाइकवाइज इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर्स या ग्रुप्स में होने की वजह सेम है कि जितने ज्यादा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे उतने ज्यादा उनके ऊपर लाइट फॉल करेगी, उतने ज्यादा सनलाइट के फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे और उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस कंडक्ट होगी। तो इस ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम लोग फोटो सिस्टम कहते हैं और इसी फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसके अंदर जो आपके पास मेन मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल का, दैट इज सेड टू बी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। तो यहाँ पर डायग्राम में ये जो येलो कलर का आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के अलावा हमारे पास बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के, उनको हम लोग एंटीना कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, ना ये कभी क्लोरोफिल बी हो सकता है और ना ही ये कभी कैरोटीनाइड्स हो सकते हैं। ये हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जो है, इसके अंदर से जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, सनलाइट फॉल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट, जिन्हें हम लोग फोटॉन्स का नाम देते हैं, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फोटो एक्साइट होके एलिवेट होते हैं और एलिवेट होके ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास पहुंच जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एक प्रोटीन हुआ करती है और यहाँ पर एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली हाई होता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी जगह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं तो वहां पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल था, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए तो यहाँ पर होल क्रिएट्स हो गए हैं। अब इन होल्स को फिल इन करने के लिए जो इससे पीछे वाला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल को दे देगा। जब अपने इलेक्ट्रॉन्स वो इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल को देगा तो उसके अंदर होल क्रिएट हो जाएगा। वो अपने से पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन्स लेगा अपने होल्स को फिल इन करने के लिए, तो उसके पीछे वाले में होल क्रिएट हो जाएगा, वो अपने से पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और लाइन में जो सबसे आखिर में क्लोरोफिल होता है उसके अंदर होल क्रिएट हो जाता है। अब चूंकि उसके बैक एंड के ऊपर कोई और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स ले सके, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन करता है वाटर से। ये वही वाटर है जो हमने डिस्कस किया था अपने गुज़िश्ता लेक्चर में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में, जो एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा होता है। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शंस में एंटर होती है और वाटर लाइट रिएक्शंस में एंटर हुआ करता है। पिछले लेक्चर की वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर शेयर किए दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी स्प्लिटिंग होती है और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटोलाइसिस का। सो फोटोलाइसिस के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से तीन चीजें ऑब्टेन होती हैं। इसमें हमारे पास मौजूद है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, टू एच प्लस आयंस और साथ में टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ये होल्स को फिल इन करने में यूज हो जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल
रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन्स एलिवेट हो रहे होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, और मुसलसल वाटर की स्प्लिटिंग हो रही होती है, फोटोलाइसिस हो रही होती है, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। तो फोटो सिस्टम्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर लाइट एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं। अगर वाटर की स्प्लिटिंग को हम लोग डिटेल्स में देखें तो ये आपके सामने वाटर की स्प्लिटिंग एक्सप्लेन की हुई है। जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो उसके स्प्लिट होने से प्रोड्यूस होते हैं 2H+ आइंस। ये H+ आइंस जी स्कीम के आखिर में NADP+ को NADPH में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व होंगे। लाइकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, उनको रिप्लेस करने के काम आते हैं। और साथ में चूंकि वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन एटम होता है तो 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज होगा, और जब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो वहां से भी एक और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो 2 हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलकर कंप्लीट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे, और ये वही ऑक्सीजन है जो कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर रहे होते हैं और हम लोग इसको ब्रीदिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। फोटो सिस्टम्स की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो फोटो सिस्टम की 2 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये डायग्राम के अंदर आपको फोटो सिस्टम 2 शो किया हुआ है। फोटो सिस्टम 2 चूंकि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसलिए इसको P680 भी कहा जाता है। जो दूसरी टाइप हमारे पास फोटो सिस्टम की एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग फोटो सिस्टम 1 का नाम देते हैं, और फोटो सिस्टम 1 चूंकि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए हम लोग उसको P700 का नाम देते हैं। फोटो सिस्टम्स की ये क्लासिफिकेशन इनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस के लिहाज से है। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था। लेकिन जिस टाइम आप जी स्कीम को स्टडी करते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोसेस के अंदर फोटो सिस्टम 1 बाद में इन्वॉल्व होता है और फोटो सिस्टम 2 पहले इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके सीक्वेंस को बाद में चेंज नहीं किया गया, और आज भी जो सीक्वेंस है वो इनकी डिस्कवरी के लिहाज से है। अब अगर आप लोग दोनों फोटो सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं तो फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 है, बिकॉज वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसके मुकाबले में फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 है, क्योंकि वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फोटोलाइसिस का प्रोसेस फोटो सिस्टम 1 के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2 के अंदर हुआ करता है। फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरह की फोटो फास्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, जबकि फोटो सिस्टम 2 सिर्फ और सिर्फ जो है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम 1 जब उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2। इसके मुकाबले में जो फोटो सिस्टम 2 है ये वाटर से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है जो कि फोटोलाइसिस के नतीजे में वहां से रिलीज हो रहे होते हैं। चूंकि फोटो सिस्टम 1 के अंदर फोटोलाइसिस नहीं होती तो वहां पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होती। फोटो सिस्टम 2 के अंदर चूंकि फोटोलाइसिस होती है तो वहां पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ करती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।